हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम ख़बरों के पीछे की खबर बताने की कोशिश करते हैं। अभी देश में CAA नागरिकता कानून के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें एक नया रुख पैदा हुआ है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है, दंगे, उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। एक सिपाही, एक IB का ऑफिसर, वो भी इसमें मारे जा चुके हैं। ये हमें इस बात का अफसोस है कि ये जानें गई हैं, लेकिन इसका सियासी लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं, ये समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अफजल अब्बास साहब, जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और अक्सर आप टेलीविज़न चैनलों पर डिबेट्स में हिस्सा लेते हुए आप देखते होंगे। सैयद अफजल अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया आपने। ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को वायलेंट किया जा रहा है। शुरू में जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने एक कोशिश की थी, हमला किया था लाइब्रेरी के अंदर। अब तो वीडियो भी उसकी सामने आ चुकी है और कई बार ऐसी कोशिशें की गई। शाहीन बाग पर गोली चलाने वाले पहुँचे, जामिया मिलिया के प्रोटेस्टर्स पर बाकायदा गोली चली पुलिस की प्रेजेंस में, और अब सूरत हाल ये है कि लोगों की जानें जा रही हैं। अब दिल्ली का इलेक्शन हो चुका है, इसमें BJP हार चुकी है। आपका ताल्लुक़ चूँकि बिहार से है और जनता दल यूनाइटेड से है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा मुल्क में, और आने वाले बिहार इलेक्शन पर क्या इसका असर पड़ेगा। हालांकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कहा है कि NPR हम पुराने तरीके से लागू करेंगे। ऐसी सूरत में आप क्या देख रहे हैं इस सब बदलते हुए हालात को, और लोगों की जानें जा रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक हालत है। देखिए काज़मी साहब, आपका दो सवाल आपका है। एक भी दिल्ली के हालात पे है और दूसरा NRC, NPR और CA की बात करें। जहाँ तक दिल्ली में जो फसादात 4-5 दिन से चल रहे, वाकई जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं खुले तौर पे आप एक ज़ाती तौर पे भी और पार्टी की तरफ से भी कह सकता हूँ कि कुछ लोगों ने इस तरह के स्टाइल अंगेज तकरीरें की हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो इससे दिल्ली है हिंदुस्तान का, उसे पड़ा है। वाकई चाहे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, इंसान का खून बहता है। और आप उठा के देखिए, आप 2 दर्जन की बात करें, मुझे जो रिपोर्ट है लगभग ये 30 से 35 के आसपास में 3 दर्जन से ऊपर भी 3 दर्जन के करीब पहुंच चुके हैं। वाकई घिनौना हरकत किया गया है। दिल्ली के जो लोग रहने वाले हैं वो कभी अमन पसंद लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में आपस में कशीदगी हो या सांप्रदायिक दंगा के तौर पर सांप्रदायिक दंगा हो। लेकिन ये घटना जो घटी है, वाकई कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कोई शक्तियाँ हैं, ताकत है, जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा जाए, तार किया जाए। उसमें कुछ हद तक कामयाब हो गए, लेकिन मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम ऐसे दहशतगर्दों को पसंद नहीं करती, चाहे वो किसी समुदाय से आते हो। अब रही बात की जो दंगा हुआ उसके पीछे जो वजूहात है, बहुत सारे वजूहात है। हम चाहे वो आपके वारिस पठान की बात कर लें, चाहे वो शर्जील इमाम की बात करें, या कपिल मिश्रा की बात करें, या अनुराग ठाकुर की बात करें, जो भी हो, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुल्क जो है अमन पसंद है, एक सदियों से इसका इतिहास रहा है, तारीख़ रही है कि हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक सवालिया निशान तो ज़रूर पैदा होता है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही ज़रूर है। अगर थोड़ा सा ये एक्टिव होती। अरे साहब, तो कपिल मिश्रा धमकी दे रहे हैं, उनके बराबर में डीसीपी खड़े हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि कपिल मिश्रा हो या वारिस पठान हो, इन तरह ऐसे लोगों पे अविलंब एज सुन एज पॉसिबल पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी दायरे में इनको जेल के सलाखों में भेजें। हिंदुस्तान की तहजीब को तार तार करना चाहते हैं। दिल्ली की पुलिस जो है, अगर थोड़ा सा और एक्टिव होती, जो 2-3 दिन के बाद दिखाया गया है, तो मैं समझता हूं कि अगर कुछ दंगे के कुछ शक्ल में नजर आती, लेकिन इस तरह से बड़े पैमाने पे ये हिंसा और आगजनी और खूनरेजियां नहीं होती, मासूमों का खून नहीं बहता, लोग घर छोड़ के जाते नहीं। आज भी लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपके अजीत डोभाल साहब जो आप रोड पे आए, मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद से बहुत हद तक लोगों में एक एतमाद जगह और कुछ हालात जो है खुशगवार नजर आ रहे हैं।
तो अब क्या लगता है आपको, बिहार की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा इस CAA के मामले में, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है? दिल्ली इलेक्शन उन्होंने हारा है, अब जो बीजेपी या बीजेपी की साथ वाली पार्टियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सवाल है कि बीजेपी बिहार में एनडीए में 3 पार्टनर है। जेडीयू बड़ी पार्टी है, उसके बाद से बीजेपी है और एलजेपी है। 3 पार्टियों के मिलकर वहां सरकार चल रही है। मैं समझता हूं कि बिहार, इसका जाहिर सी बात लोगों में नाराजगी है, देश स्तर पर नाराजगी है कि सरकार, केंद्र की सरकार, अगर वो किसी का भी मंसूबा किसी का भी हो, लेकिन अगर ये घटना घटी है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिहार में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। हमने आप कई चैनलों पर कहा कि मैं, अगर कोई कमी है, अच्छा काम होता है तो सरकार उसकी वाहवाही लेती है, अगर कुछ गलतियां होती है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री, एनडीए का वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जी के इतिहास उठा के देखिए, 15 साल के दौरान हुकूमत में जहाँ भी इस तरह की कम्युनल वायलेंस की बात होती थी, फौरन, मैं यकीन के साथ कर रहा हूँ कि आपके होम सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब, जो भी डीएम हो, सबको एकदम ऑनलाइन लेके, एकदम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेके, कहीं नहीं होना चाहिए, उनको जेल के सलाखों में भेजो। बहुत स्ट्रिक्ट इस मामले में है। तो नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप जो है, जो उनके काम करने की शैली है, और जो हमेशा सौहार्द की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने स्पीच में कहा कि बिहार अगर तरक्की करता है तो आपसी सद्भावना से, और बिहार आज 15 साल में तरक्की किया है, हम बिहारियों के बलबूते पर किया, बिहार आपसी भाईचारगी की वजह से किया है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, दिल्ली के दंगे को बिहार से जोड़ने की जरूरत नहीं समझता हूँ, लेकिन लोगों के जहन में बात है। और लेकिन एक और बात है कि लोगों के जहन बात दिल्ली का दंगा है, लेकिन बिहार में कौन लीड कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर रखता है। वहाँ पे लीड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नीतीश कुमार जी हैं, और उनके रहते मैं हमेशा कहता हूँ कि बाल बाका नहीं होता, नहीं हो सकता है। और ये सबका उत्थान, सबके विकास की बात करते हैं, चाहे किसी मजहब की बात हो। और हमेशा उन्होंने देखा कि आपसी भाईचारगी की बात की। आपको यकीन नहीं होगा, या आपने काज़मी साहब देखा होगा, 228-30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने प्रचार किया था 2015 में। हर जगह उन्होंने कहा था कि बिहार तरक्की किया है आपसी भाईचारगी के बुनियाद पे, इसको बरकरार रखिएगा, बिहार तरक्की करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी मंशा क्लियर है, हम मिलजुल के बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और बिहार तरक्की करेगा। तो हमारे नेता की नीयत साफ है, और उनके रहते हुए इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि बिहार में नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से ये सरकार बनी थी एनडीए की, हालांकि लोगों का कहना यह है कि नीतीश जी को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया था। अब बहरहाल जैसे भी सरकार बनी, अब जिस तरह से नीतीश कुमार जी CAA या NPR के बारे में जो बयान दे रहे हैं, इसमें कहीं अंदर से कहीं कोई चीज़ आपके सामने हो? बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कैसा रिस्पांस दे रही है? जब क्या वो ये बात कह रहे हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात को मान रही है? किसी किस्म का कोई काज़मी साहब, ये देखिए, आप इसी मुद्दे पे मैंने पिछले बार आपसे बातें हुई थी, गुफ्तगू हुई थी आप ही के चैनल पे, वो याद होगा। मैंने कहा था कि बिहार में किसी भी कीमत पे, और मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए मैं, कि बिहार में किसी भी कीमत पे NRC लागू नहीं होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। और चूंकि 1 साल पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि NRC सिर्फ आसाम के लिए है, बिहार से कोई लेना देना, विदेश के अन्य राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए NRC की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल NPR की, आप बात कर रहे हैं। NPR में कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसपे एतराज़ सबको है, आपको भी, हमको भी, सबको भी है, लेकिन सरकार ये कहती है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जब मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने का मौका क्यों दिया जाए? लोगों को तशवीश में मुब्तला करने की जरूरत क्यों है? इसलिए इसको हटा दिए। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, मैं पटना में मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता, अपनी माँ का जन्म स्थान और जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ और नहीं बता सकता, तो बिहार की गरीब गुरबा आवाम कहाँ से बताएगी? इसका मतलब ये कि उन्होंने पहले वादा कर दिया था कि इसको लागू नहीं करना है। 2010 के जो NPR हुआ है, जो सेंसस हुआ, उसी आधार पर किया जाए। यही वजह है जो मैंने कहा, बार बार कई चैनलों पर मैंने कहा कि बिहार में पे NPR जो 2010 के अनुसार लागू होगा, और 2010 के अनुरूप ही बिहार देश स्तर पर होना चाहिए। और यही वजह है कि असेंबली में सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि बिहार में NRC और NPR लागू नहीं होगा। NPR लागू भी होगा, 2010 के अनुरूप होगा।
तो ये बात वाज़ा है और हमारे नेता के नियत पे शक नहीं करना चाहिए, और जो कहते हैं उन्होंने किया है। और ये आप 1 साल से कहते आ रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं हुआ, जिसका प्रमाण आपके सामने है कि विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो फिर वो कौन सी वजह है कि आने वाला इलेक्शन बिहार में है, बीजेपी भी जाहिर है ये चाहेगी कि वहाँ इलेक्शन में वो जीतें या उनके पार्टनर्स जीतें या फिर से अलायंस सरकार आए। ऐसी हालत में अमित शाह जी को ऐसी कौन सी जिद हो गई है कि उससे वापस आने की बात ही नहीं कर रहे? जो बात नीतीश जी कह रहे हैं, अगर वही अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी कह दें प्रधानमंत्री जी, तो मसला हल हो जाए। तो कहाँ मामला अटका हुआ है? अब सीए तो आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो बन गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वर्डिक्ट का पालन कर इंतजार करना पड़ेगा। रहा सवाल एनआरसी और एनपीआर की आप बात कर रहे हैं, तो एनपीआर के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने पैगाम दिया, कहा, मैं मौजूद था पटना में, कि आप जाइए कहिए कि पार्लियामेंट में उठाइए 2010 के आधार पर ही होना चाहिए, जिसको अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने एडमिट किया कि ठीक इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ बिहार ही नहीं इसको एतराज़ कर रहा है, कई ऐसे राज्य हैं जो अलायंस पार्टनर भी हैं, अलायंस पार्टनर नहीं भी हैं, वो क्या कहते हैं कि एनपीआर जो है 2010 के अनुसार होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत, जब कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है जो क्लॉजेज लगाए गए, तो सरकार उसको हटा लेगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन उठ रहा कि आप बीजेपी में हैं। हम बीजेपी के साथ एक लंबे अरसे से हैं, 17 साल 18 साल से ज़्यादा हो गया। हमारी आइडियोलॉजी अलग है। वक्ती तौर पे हम समझौता सरकार, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार चला रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने असूलों से समझौता कर लेंगे। मेरा असूल जो है वो असूल कल जो था वो आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों में आपस में सामंजस्य, मतलब एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूं कि हम ही नहीं, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस पे अपोज किया है। तो ऐसा नहीं कि केंद्र जो है, जो हिंदुस्तान में ही एक बिहार है, हिंदुस्तान में ही कि बंगाल है, हिंदुस्तान में ही कि उड़ीसा है, हिंदुस्तान में अदर स्टेट है, तो आप सारे राज्यों की बातों को एक तरफ से इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि देशव्यापी ये एक मुद्दा, एक इशू बना हुआ है। तो हम समझते हैं कि सरकार इस पे संगीन बड़ी माइनॉरिटी चेक कर रही है और इसको, इस मसले को हल कर लेगी। और यकीन मानिए, बड़ी ईमानदारी से भी कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि एनपीआर जो है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल से देशवासियों, बिहारवासियों सबको कहना चाहता हूं कि एनपीआर से घबराने की जरूरत नहीं है। 2010 के अनुरूप ही होना चाहिए। जो हम मांग करते आ रहे हैं सरकार उसको मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अफजल अब्बास साहब, आपने बहुत खुल करके अपनी बातें रखी, और न सिर्फ जेडीयू के लीडर के तौर पर बल्कि एक आम नागरिक के बीच में भी जो एक चिंता का माहौल बना हुआ है उसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन मैं आज भी ये नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट हो या नहीं हो, जो कुछ आपने कहा वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी जाहिर है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी उसे जारी रखना चाहते हैं। बहरहाल वो उनका अपना तरीक़ा है, किस तरह से अपनी बात सरकारों के सामने रखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।